हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। तो दोस्तों उसी दौरान आज हम एक मॉडल टेस्ट करेंगे, जो मॉडल पेपर है जो बोर्ड ने जारी कर दिया है। 2022 का मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है 2023 का। दोस्तों आज मैं उस पेपर को सोल्व करवाऊँगा। तो दोस्तों ये साइंस का मॉडल पेपर होगा और दोस्तों नए पैटर्न पर आधारित होगा। दोस्तों नए पैटर्न पर आधारित कैसे, आप सभी को मैंने अभी एक वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो बोर्ड परीक्षा है उसमें पहले आते थे टोटल 20 क्वेश्चन आते थे, जिसमें 11 बहुविकल्पी, 6 लघु उत्तरीय प्रश्न और 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते थे। टोटल 20 प्रश्न आते थे। लेकिन दोस्तों उसका पैटर्न चेंज हो गया, जिसमें 20 बहुविकल्पी आएंगे, 8 लघु उत्तरीय आएंगे और दोस्तों 3 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय आएंगे। टोटल 31 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आज मैं उसके बारे में आपको यानी मॉडल टेस्ट इसी नए पैटर्न पर आधारित ही करवाऊंगा। तो दोस्तों ये वाली जो वीडियो है मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों आप वहां से भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों आज हम करते हैं यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2023 एग्जाम के लिए साइंस का। दोस्तों साइंस का मॉडल पेपर है और दोस्तों आज ये हमारा मॉडल पेपर होगा 70 में से दोस्तों 70 की तैयारी। एंड दोस्तों अगर आप इस मॉडल को करते हो तो दोस्तों इसमें से आपके लगभग 50 यानी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के देखने को मिले। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो दोस्तों आज हम इस मॉडल पेपर को करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, यह वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और दोस्तों अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो देने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। साइंस मॉडल पेपर। दोस्तों मॉडल पेपर फर्स्ट होगा साइंस का। मैंने बताया था कि मैं आपको 10 मॉडल पेपर कराऊंगा हर सब्जेक्ट के। तो साइंस का मॉडल पेपर पहला होगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए, यानी जो 2023 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट जरूर देखें। दोस्तों 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट ये देखें कि दोस्तों इसमें से हम 70 में से 70 की तैयारी कराएंगे। आपके 30 उसमें से मिल जाते हैं, नहीं 30 ना मिला दोस्तों 98 या 97 नंबर आपके साइंस के पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों हम उसी हिसाब से तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बहुविकल्पी की पहले दोस्तों जिस टाइप से इसमें दे रखा ना, पहले बहुविकल्पी, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दोस्तों इसी श्रृंखला में करेंगे। तो सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं, जो कि आपको ओएमआर सीट पर फिलिप करना है। दोस्तों ओएमआर की भी मैंने ओएमआर सीट पर भी कैसे यानी पेपर देना है उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। ओएमआर सीट को कैसे फिलिप करना है आपको, तो दोस्तों मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों पूछ रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है दोस्तों वो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है दोस्तों 7 होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि कॉपर तांबा का अयस्क है, यानी जो कॉपर तांबा है, यानी जिसे कॉपर को आप तांबा भी बोल देते हैं, इसका अयस्क कौन सा है। तो मेलेकाइट दोस्तों कॉपर का अयस्क है। मेलेकाइट किसका, कॉपर का अयस्क है। मेलेकाइट कॉपर का अयस्क है। अब पूछा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, ये उस चीज़ को पूछा है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो होता है इसे C6H8 कहते हैं, यानी CCOC। और दोस्तों इनसे 8H इस तरह से जुड़े होते हैं, इनसे 8H इस तरह से जुड़े होते हैं दोस्तों। तो इसका यानी किसी के साथ 2 पॉइंट के साथ जुड़ा होता है। तो दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, C3H8 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं इन सभी का PDF भी आपको व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा और आप इन क्वेश्चनों को नोट भी कर सकते हो या इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय अयस्क है, अम्लीय अयस्क कौन सा है, यानी जो अम्लीय अयस्क कौन सा है। दोस्तों कह रहा है कि अम्लीय अयस्क कौन सा है। तो दोस्तों अम्लीय अयस्क की बात कर रहा है तो दोस्तों P2O5 यानी पोटेशियम ऑक्साइड जो होता है P2O5 अम्लीय अयस्क के अम्लीय ऑक्साइड के रूप में आता है। अम्लीय ऑक्साइड के रूप में P2O5 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 यानी 5वां पूछा है कि पारूपिक तत्व कौन सा है। पारूपिक तत्व कौन सा है। तो दोस्तों जो हमारा सोडियम है, फ्लोरीन है, पोटेशियम है और हीलियम है। तो दोस्तों हमारा जो सोडियम होता है वो पारूपिक तत्व होता है। सोडियम पारूपिक तत्व होता है। कौन सा, सोडियम पारूपिक तत्व होता है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है कि दोस्तों मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है।
तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मनुष्य में लाल ग्रंथि की संख्या कितनी होती है। दोस्तों मनुष्य में लाल ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो होती है यानी 3 जोड़ी। कितनी? मनुष्य में जब भी यानी लाल ग्रंथि पाई जाएगी दोस्तों में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाएंगी। कितनी? 3 जोड़ी लाल ग्रंथि हमारे यानी मनुष्य के अंतर्गत अंतर पाई जाती है। पूछा है कि फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है, यानी फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। दोस्तों फेफड़ों में शुद्ध रक्त कहाँ से आता है? तो दोस्तों फेफड़ों में शुद्ध रक्त जो आता है बाह्य अलिंद से आता है। कहाँ से? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा हृदय में होते हैं दो तो दोस्तों अलिंद होते हैं और 2 ही नीलियाँ होते हैं। तो दोस्तों जो शुद्ध रक्त आएगा दोस्तों कहाँ से होएगा? बाह्य अलिंद से आता है। बाह्य अलिंद से हमारे फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। अब पूछा कि पित्तरस का स्त्रावन होता है, नहीं दोस्तों पित्तरस कहाँ से आता है? पित्तरस कहाँ से आता है? तो दोस्तों पित्तरस कहाँ से आता है? दोस्तों पित्तरस जानते हैं कि पित्तरस अग्नाशय से आता है, यानी पित्तरस कहाँ से दोस्तों? पित्तरस अग्नाशय के अंदर से आता है। पित्तरस अग्नाशय से आता है। अब पूछा कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, यानी जब नर और मादा के दोनों के जाइगोट एक साथ मिलते हैं तो दोस्तों उनके बाद में यानी जो पुष्प का मतलब दोस्तों पेड़ पौधों का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो दोस्तों कौन सा बदल जाएगा? अंडाशय। कौन सा? अंडाशय फल में बदल जाता है, यानी निषेचन के बाद अंडाशय किस में? फल में बदल जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि मुकुलन पाया जाता है, यानी मुकुलन किस में पाया जाता है? तो दोस्तों हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। किसमें? हाइड्रा के अंदर मुकुलन पाया जाता है। किसमें? हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है दोस्तों? आनुवांशिक पदार्थ वो होता है जो एक पीढ़ी से यानी दूसरी पीढ़ी में जाता है, यानी कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो कौन सा है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। दोस्तों आनुवांशिक पदार्थ कैसे? यानी आप सभी ने देखते होंगे कि जो गुण हमारे दादा या हमारे पिताजी के अंदर होते हैं वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, तो उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ले जाने का कार्य करता है कौन करता है दोस्तों? वो डीएनए होता है, जो डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन्हें ले जाने का कार्य करता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि केंद्रक गुणसूत्र बना होता है, यानी केंद्रक गुणसूत्र किस चीज़ का बना होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो केंद्रक गुणसूत्र होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। किससे? न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। केंद्रक गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। केंद्रक गुणसूत्र जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। अब दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, यानी हमारे 12 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। 12 के बाद में हम अब 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी वो कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी, यानी किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या आर में के बीच संबंध, यानी एफ तथा आर के बीच में संबंध। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो एफ बराबर r/2 होता है, यानी एफ बराबर r/2, यानी अगर r का मान 20 है तो दोस्तों f का मान कितना होगा? f का मान 10 होगा, क्योंकि r जो f होगा ना वो r का आधा होगा। f जो होगा वो दोस्तों r का आधा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वो पूछा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी स्वस्थ नेत्र के लिए कितनी होती है? नहीं दोस्तों हम कितनी दूर तक स्पष्ट देख सकते हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकते हैं। स्पष्ट माने बिल्कुल अगर आपकी आंख ठीक है, अगर आपकी आंख में किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है तो दोस्तों आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु को आसानी से देख सकते हो। अब पूछ रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो दोस्तों मैंने बताया था जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। किसके? कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पर आप सभी जानते हैं कि -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। यानी 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं बाकी सभी वीडियो की जो प्ले लिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप उन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा, जिसे हम आम भाषा में करंट बोलते हैं, जो आपके घर में जिससे बल्ब जलता है, पंखा चलता है, फ्रिज चलता है, वॉशिंग मशीन चलती है, AC चलती है, तो दोस्तों वह किससे, यानी वो विद्युत धारा से ही चलती है। तो पूछा कि विद्युत धारा का SI में मात्रक है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है, यानी विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 एक गतिमान
आवेशित कण उत्पन्न करता है, यानी एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, यानी जो एक गतिमान आवेशित कण है वो क्या उत्पन्न करता है? तो दोस्तों यानी एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। यानी दोस्तों अगर कोई गतिमान कण है, अगर गतिमान यानी इस तरह से कण है, तो दोस्तों वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर देगा। यानी उसके एक तरफ तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा और दोस्तों दूसरी तरफ जो होगा दोस्तों वो कौन सा, वो विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मतलब यानी दोस्तों करंट का फ्लो उत्पन्न हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि जैसे बहुत सी बार ऐसा होता है कि साइकिल के पहिए, जब साइकिल का पहिया हम तेज़ी से घुमाते हैं तो दोस्तों उससे भी बिजली उत्पन्न कर लेते हैं, यानी थोड़ा बहुत करंट पैदा कर लेते हैं। आप जानते हैं कि दोस्तों जो पवन चक्की होती है उनसे भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो कौन सा चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है क्या? एक गतिमान आवेशित कण। अब पूछा क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला यानी दोस्तों आहार श्रृंखला कैसे चलती है? तो दोस्तों आहार श्रृंखला चलती है, सबसे पहले जो होता है स्वयपोषी, स्वयपोषी के बाद में दोस्तों उस पर परपोषी और फिर दोस्तों उस पर यानी एक और परपोषी। यानी सबसे पहला घास स्वयपोषी होती है, यानी आप सभी जानते हैं कि घास कुछ खाती पीती नहीं है। घास के बाद में घास को जैसी बकरी खाएगी और बकरी के बाद उसको जो मांस का जो सेवन करते हैं वो मनुष्य करते हैं, यानी घास का जो सेवन करते हैं मनुष्य करते हैं। तो दोस्तों घास, बकरी तथा मानव यानी आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। किसका? आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है? यानी जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यानी दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा है जो जैव ऊर्जा नहीं करता? दोस्तों लकड़ी से भी जैव मात्रा ऊर्जा उत्पन्न होती है, गोबर गैस से भी होती है और कोयले से भी होती है। लेकिन दोस्तों एक यही ऐसा है, नाभिकीय ऊर्जा ही ऐसा है जो जैव मात्रा का स्रोत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा बहुविकल्पी में आखिरी क्वेश्चन होगा। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, यानी जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों आपसे भी जानते हैं कि जो जीवाश्म यानी जो हमें जीवाश्म यानी जो आदमी, जैसे आदमी हो या कोई जानवर हो, जब उन्हें मर जाते हैं तो दोस्तों जब वे ज़मीन के अंदर उन्हें गाड़ दिया जाता है, दफना दिया जाता है, तो दोस्तों उनसे सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है, सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है, सौर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है तो दोस्तों कौन सा? सौर ऊर्जा होती है। दोस्तों अब हमने बताया था कि हमारे 20 तो लघु उत्तरीय, 20 तो बहुविकल्पी प्रश्न है और 8 लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों हम 8 लघु उत्तरीय प्रश्न और 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे, 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं, या फिर बाकी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पूछ रहा है कि यानी प्रश्न नंबर कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण भी दो। यानी दोस्तों वियोजन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? तो दोस्तों ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पन्न करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वियोजित का मतलब दोस्तों टूट कर, यानी जैसे अगर हमने 4 है तो दोस्तों हम 4 को किस में लिख सकते हैं? यानी टूट कर 2 और 2 में 2 + 2 बन जाएगा। अगर 6 है तो दोस्तों 3 + दोस्तों 3 बन जाएगा। कह रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ यानी एक चीज़ टूटकर 2 पर 2 या 2 से अधिक, यानी 6 को हम दोस्तों 2 + और 2 3 में भी लिख सकते हैं। इस तरह 5 है तो दोस्तों 2 + 1 में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वियोजित होकर, वियोजित का मतलब दोस्तों टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पन्न करता हो, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता हो, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दोस्तों NH4Cl, NH4Cl का मतलब दोस्तों अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों अमोनियम क्लोराइड को जब हम क्या तो गर्म करेंगे दोस्तों, ठंडा करेंगे तो NH3 का मतलब दोस्तों अमोनिया, और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड में यह टूट जाता है। तो दोस्तों NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है जब इसे हम गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, धावन सोडे के 2 उपयोग लिखिए। यानी दोस्तों धावन सोडे के 2 उपयोग लिखिए। तो दोस्तों मैं आप सभी को वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि बोर्ड ने जो मॉडल टेस्ट जारी करा है, मॉडल पेपर दोस्तों, जिसमें आपकी संभावना है कि दोस्तों आपके 70 में से इसमें से 70 आ जा रहा है। तो दोस्तों मैं वही मॉडल टेस्ट करा रहा हूँ। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। और दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि धावन सोडे के 2 उपयोग लिखो। तो साबुन में कागज उद्योग में, यानी दोस्तों धावन सोडा का उपयोग कहाँ, यानी
धावन सोडा साबुन में कागज उद्योग में करते हैं, यानी जो साबुन होती है, जो कागज उद्योग होता है उसमें इसका उपयोग करते हैं जल की कठोरता दूर करने में, यानी दोस्तों जल की कठोरता दूर करने में। यानी दोस्तों जो कठोर जल होता है दोस्तों, अगर उसमें धावन सोडा मिला देते हैं तो दोस्तों वो मुलायम यानी आसानी से यानी कठोर से यानी दोस्तों सरल जल यानी नरम जल हो जाता है, यानी जल की कठोरता दूर करने में, और दोस्तों साबुन में कागज उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र धातु क्या होते हैं। मिश्र धातु क्या होते हैं दोस्तों? दो या दो से अधिक धातु के सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु, मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। दोस्तों सबसे आसान है कि दो या दो से अधिक धातु के सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। एक धातु व एक अधातु के सामग्री मिश्रण को भी मिश्र धातु कहते हैं। एक धातु व एक अधातु के सामग्री मिश्रण को भी मिश्र धातु कहते हैं। एक धातु या एक अधातु के सामग्री मिश्रण को भी मिश्र धातु कहते हैं। दोस्तों आप इसे समझिए, जैसे आप समझिए दोस्तों, आपने पानी लिया, पानी के बाद में दोस्तों आपने चीनी ली, और चीनी के बाद में प्लस आपने एक नींबू लिया। तो दोस्तों जब आप इन सभी तीनों चीज़ों को मिलाएंगे तो दोस्तों आप इन तीनों चीज़ों के मिश्रण से क्या बनेगा, आप मुझे बता दीजिए। दोस्तों शरबत बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? इन तीनों चीज़ों के मिश्रण से शरबत बनेगा, नहीं बनेगा? तो मिश्र धातु क्या है? जब दो या दो से अधिक धातु एक साथ मिल जाए, दो या दो से अधिक धातु के सामग्री मिश्रण को मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। एक धातु व एक अधातु के सामग्री मिश्रण को भी मिश्र धातु कहते हैं। दोस्तों एक धातु भी ले सकते हैं और एक अधातु भी ले सकते हैं, और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो दोस्तों उसे भी मिश्र धातु कहते हैं। तो दोस्तों अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया है। दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 है कि पोषण क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 4 दिखाता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हम ये वाला करेंगे। प्रश्न नंबर 4, कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। यानी दोस्तों कार्बन की संयोजकता क्या होती है, इस पर एक टिप्पणी लिखो। तो दोस्तों कार्बन की संयोजकता यानी कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन की संयोजकता 4 है, अर्थात यह चतुसंयोजक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है, अर्थात इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन परमाणु को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें साझे द्वारा उत्पन्न या प्राप्त करता है। तो दोस्तों एक बार और समझिए, यानी कार्बन, मैं आपको अभी एक पेज पर अलग से समझाऊंगा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। आप सभी जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात दोस्तों समझ लीजिए पहले, यानी दोस्तों इस तरह से समझिए, यानी आपके सामने ये है। अब अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो पहले नंबर पर दोस्तों हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर हीलियम, दोस्तों हाइड्रोजन हीलियम। दोस्तों आपने ये याद कर रखे हाइड्रोजन हीलियम। दोस्तों ये हाइड्रोजन, दोस्तों आप ये टोटल आप यानी ये 20 यानी 30 तक याद कर लीजिए। तो दोस्तों ये 30 तक आपने याद कर लिया तो दोस्तों आप केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाओगे। तो दोस्तों आप ये 3 जरूर याद कर लीजिए। तो दोस्तों पहले पर हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, फिर चौथे पे आता है बोरोलियम, 5वें पे आएगा दोस्तों बोरान, और दोस्तों 6ठे पे आएगा कार्बन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम, बोरान, कार्बन। तो दोस्तों कार्बन 6 नंबर पर आता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 4 में होगा, 2 और 4 में होगा, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में 4 होंगे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जगह होती है पहले, यानी ये 2 कमरे हैं दोस्तों, इस तरह से 4 कमरे होते हैं SPDF करके, यानी दोस्तों इसमें 2 आदमी फिट हो सकते हैं दोस्तों, इसमें 8 आदमी फिट हो सकते हैं, यानी इसमें 8 आदमी फिट हो सकते हैं। तो दोस्तों इसे अभी 4 आदमी और लेने, यानी इस अपने कमरे में 4 आदमी पूर्ण और करने। तो दोस्तों वो इसी तरह कह रहा है, दोस्तों वो इसी तरह कह रहा है, आप समझिए देखो कि कार्बन की संयोजकता 4 है। संयोजकता दोस्तों जो सबसे अंत वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, जैसे 2 और 4 है, तो दोस्तों जो 4 है दोस्तों इसे संयोजकता बोलते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ अगर हम उसकी ले में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलोनियम, दोस्तों अगर हम Na की लेते हैं, जैसे Na 11 पे आता है तो 2, 8, यानी दोस्तों अगर हम Na की ना लेंगे Na ज़्यादा हो जाएगा। अगर दोस्तों बोरान की लेंगे तो 2 और 2 में आएगा, तो दोस्तों इसकी संयोजकता कितनी आएगी, इसकी संयोजकता दोस्तों 2 आ जाएगी। कितनी, इसकी संयोजकता 2 आ जाएगी, क्योंकि इसे अभी कितने 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो दोस्तों समझिए, यानी कार्बन की संयोजकता 4 है, अर्थात यह चतुसंयोजक है।
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 है, यानी कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-4 है, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी इसके बाह्यतम कोश में, यानी जो बाहर की कक्षा होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अर्थात अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन परमाणु को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें साझे द्वारा प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों अब मानिए कि जो कार्बन है इसके लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, यानी इसका 2-4 है तो इसे अपने 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। तो दोस्तों वो किसी से भी, यानी किसी से साझा करेगा, और दोस्तों साझा करने के बाद में दोस्तों यह अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों उन्हें पूर्ण कर लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेता है। तो दोस्तों जो 4 इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी से साझे से प्राप्त कर लेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, यानी हमारा 5वां क्वेश्चन करते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं, यानी आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं, इसे समझाइए। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम की बात करें तो तत्वों को भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। दोस्तों जो तत्व होते हैं उनके भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम लिखियो, यानी जो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। दोस्तों यही आधुनिक आवर्त नियम है। तो दोस्तों तत्वों के भौतिक, यानी तत्वों के जो भौतिक होंगे और रासायनिक गुण होंगे उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, पित्त भोजन के पाचन में किस प्रकार से सहायता करता है। दोस्तों जो पित्त रस होता है वो भोजन के पाचन में किस प्रकार सहायता करता है। तो दोस्तों समझिए, यकृत द्वारा स्थापित क्षारीय पाचक रस, यानी जो यकृत का मतलब दोस्तों जो हमारा लीवर होता है, यकृत द्वारा स्रावित यानी यकृत से हमारा जो क्षारीय रस आता है, क्षारीय पाचक रस पित्त रस कहलाता है। यानी दोस्तों यकृत से जो वो आएगा, यकृत द्वारा स्थापित क्षारीय पाचक रस पित्त रस यकृत कहलाता है। इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है। इसका संग्रहण कहाँ? पित्ताशय में होता है। कहाँ दोस्तों? इसका होगा वो कहाँ होगा? पित्ताशय में इसका संग्रहण हो, यानी पित्ताशय में ये इकट्ठा होता है। यानी पित्तरस कहाँ से, हमारा जो पित्तरस जो आता है आएगा दोस्तों वो कहाँ से आएगा? पित्तरस हमारा यकृत से आता है और वो पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। पित्तरस आंतों के एंजाइम हेतु भोजन के माध्यम से क्षारीय बनाता है। यानी पित्तरस आंतों को एंजाइम हेतु, जो पित्तरस है ना दोस्तों वो आंतों को एंजाइम हेतु भोजन के माध्यम के लिए क्षारीय बनाता है। यानी जो पित्तरस है वो एंजाइम से जो हमारे भोजन को, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत को जो वो एंजाइम के हेतु माध्यम को यानी भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्तरस लवण वसा का इम्लीकरण करता है। जो पित्तरस है ना दोस्तों, वसा, लवण और वसा का इम्लीकरण करता है, जिससे वसा का पाचन सुगमता से हो जाता है, तो दोस्तों एक बार और समझिए, यकृत द्वारा स्थापित क्षारीय पाचक रस पित्तरस कहलाता है। इसका संग्रह पित्ताशय में होता है। पित्तरस आंतों को एंजाइम हेतु भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। पित्तरस लवण वसा का इम्लीकरण करता है, जिससे वसा का पाचन सुगमता से हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, पुमंग और जायांग में अंतर बताओ। तो दोस्तों पुमंग और जायांग में अंतर बताते हैं दोस्तों। पुमंग, ये पुमंग हो गया दोस्तों, जायांग हो गया दोस्तों। पुष्प का नर जनन चक्र है। इसका निर्माण पुकेसर से होता है। पुकेसर के परागकोश में परागकण होते हैं। जो पुमंग क्या है दोस्तों? पुष्प का नर जनन चक्र है। इसका निर्माण पुकेसर से होता है। पुकेसर के परागकोश में परागकण बनते हैं। जायांग पुष्प का मादा जनन चक्र है। इसका निर्माण अंडकों से होता है। अंडक के अंडाशय में बीजांड बनते हैं और निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। मैंने बताया था ना अभी, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग है जो फल में बदल जाएगा? तो दोस्तों अंडाशय पुष्प का ऐसा भाग है जो फल में बदल जाता है। तो दोस्तों जो पुमंग है वो पुष्प का यानी नर भाग है, और जो जायांग होता है वो यानी मादा भाग होता है। तो एक बार वो समझिए, पुष्प का नर जनन चक्र है। इसका निर्माण पुकेसर से होता है। पुकेसर के परागकोश में परागकण बनते हैं। पुष्प का मादा जनन चक्र है। इसका निर्माण अंडकों से होता है। अंडक के अंडाशय में बीजांड बनते हैं तथा निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। और निषेचन के पश्चात जो अंडाशय है दोस्तों वो किसमें? वो फल में बदल जाएगा। किसमें? फल में बदल जाता है। अब चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी
प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ये दोस्तों जो अवतल दर्पण से बनेगा और उत्तल दर्पण से जो बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है उन दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों समझिए, जो अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार से बड़ा होता है। यानी दोस्तों ध्यान रखना है, जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा ना, अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब वस्तु के आकार से, यानी हमेशा वस्तु के आकार से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को एक बार और पढ़िए। जो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा ना दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु के आकार से बड़ा होगा, और जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वस्तु के आकार से छोटा होगा। यानी उत्तल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। यानी जो अवतल से बनेगा वो बड़ा होगा वस्तु के आकार से, जो उत्तल से बनेगा वो वस्तु के आकार से छोटा होता है। दोस्तों इसमें 8 क्वेश्चन करने थे, लेकिन दोस्तों मुझे ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट लगा है। दोनों क्वेश्चन उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दे रखे। तो दोस्तों मैं एक ये क्वेश्चन भी लिया आपके लिए एक्स्ट्रा है। कैसा? ये दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखो, यानी विद्युत विभव क्या है इसकी परिभाषा लिखो। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यानी किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ये दोस्तों एकांक धनावेश को अनंत से, यानी जो एकांक धनावेश है उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया, यानी किसी आवेश को हम अनंत, एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे नए पैटर्न के अनुसार 20 बहुविकल्प हो गए, 8 लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब हमारे 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो आपके 7 नंबर के होते हैं। तो दोस्तों हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों अब तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास। तो दोस्तों हम विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसे आप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी कहते हैं। मैडलिब की आधुनिक आवर्त सारणी की 4 उपयोगिताएं लिखिए। दोस्तों मैडलिब की आधुनिक आवर्त सारणी की 4 उपयोगिताएं लिखिए। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि मैडलिब की आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु भारों के स्थान पर उनके परमाणु क्रमांकों की वृद्धि क्रम में रखा गया है। यानी दोस्तों मैडलिब की आधुनिक आवर्त सारणी को आधुनिक सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के स्थान पर, जो मैडलिब की आधुनिक सारणी है उसमें तत्वों को परमाणु भार के स्थान पर उनके परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में रखा गया है। इस कारण मैडलिब की पुरानी दोस्तों ये 2 बार हो गया, पुरानी आवर्त सारणी को अनेकों विसंगतियां स्वयं दूर हो जाती है। इस कारण इसके तत्वों की अध्ययन में उपयोगिता बढ़ जाती है। अतः इसकी 4 प्रमुख उपयोगिताएं निम्न प्रकार से हैं। तो दोस्तों आपको बस कुछ नहीं करना, इसमें लिखना है कि मैडलिब की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को, जो पहली वाली आवर्त सारणी थी उसमें पता नहीं और किसी तरीके से रखा गया था, लेकिन दोस्तों इसमें अलग तरीके से रखा गया है। मैडलिब की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के स्थान पर, यानी पहले तो हम किनके स्थान पर रखे थे तत्व दोस्तों, पहले तो हमने परमाणु भार के स्थान पर रखे थे, लेकिन उनके अब हमने कैसे रखे, अब उनके परमाणु क्रमांक में वृद्धि क्रम में रखा गया, यानी परमाणु क्रमांक में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है उसके यानी उस क्रम में रखा गया है। पुरानी आवर्त सारणी में, मैडलिब की पुरानी आवर्त सारणी में अनेकों विसंगतियां स्वयं दूर हो जाती है, यानी इस कारण मैडलिब की पुरानी आवर्त सारणी में अनेक विसंगतियां दूर हो जाती हैं। इस कारण इसकी तत्वों में अध्ययनता में उपयोगिता बढ़ जाती है। अतः इसकी 4 प्रमुख उपयोगिताएं निम्न प्रकार से हैं। तो दोस्तों पहली इसकी उपयोगिता है अक्रिय गैसों के अध्ययन में सुविधा। तो दोस्तों अक्रिय गैसों के अध्ययन में सुविधा कैसे,
यानी इन सभी तत्वों गैसों के एक समूह शून्य में रखा गया है जो इनके अध्ययन में उपयोगी सिद्ध हुआ है। यानी दोस्तों अक्रिय गैसों के अध्ययन में सुविधा। यानी दोस्तों मैडलिब की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इन सभी तत्वों में गैसों को एक समूह शून्य में रखा गया है, यानी एक समूह है जिसे हम शून्य समूह के नाम से जानते हैं, जो इनके अध्ययन में उपयोगी है। यानी दोस्तों जो अक्रिय गैसों का समूह है उसे हमने अलग ही रख दिया। जो अक्रिय गैसों का समूह है दोस्तों उसे हमने अलग ही तरह से रख दिया, यानी उसका अलग ही एक उसमें रख दिया जिसे हम शून्य समूह कहते हैं, अलग समूह में रख दिया। तो इससे उनके अध्ययन में आवश्यकता होगी। यानी अब हमें गैसों को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सी हाइड्रोजन है, कौन सी हीलियम है, कौन सी दोस्तों जिनोन है, दोस्तों कौन सी गैस है, जो हमें उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। हम जाकर शून्य समूह में जाएंगे तो वहाँ हमें सभी गैस मिल जाएगी। तो अक्रिय गैसों के अध्ययन में सुविधा मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु वाले तत्व से पहले रखा जाना। तो दोस्तों मैडलिब की जो पुरानी वाली आवर्त सारणी थी उसमें जो अधिक परमाणु भार वाले तत्व हैं वो पहले रखे थे, जो कम वाले थे वे बाद में रखे थे। लेकिन दोस्तों अब क्या करा इन्होंने, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा जाना। यानी दोस्तों अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा जाना, यानी उनसे हमने इन्हें पहले रख दिया। यानी इस सारणी में तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। यानी इन्हें जो तत्वों को कैसे परमाणु क्रमांक के स्थान पर रखा है, यानी जो पहले पे है उसे पहले पे, जो दूसरे पे है उसे दूसरे पर रखा गया है, जिसके कारण निम्न तत्वों को उनके सही स्थानों में रखने में उपयोगी सिद्ध हुई है। यानी जो निम्न तत्वों को उनके स्थानों में रखने में उपयोगी सिद्ध हुई है। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। जैसे दोस्तों आर्गन जैसे आर्गन का 18 है, पोटेशियम का 19 से पहले रखा गया है। यानी दोस्तों आर्गन को कहाँ, यानी दोस्तों पहले पोटेशियम, दोस्तों पहले यानी आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा गया। यानी दोस्तों जैसे पोटेशियम 19 है तो दोस्तों इससे पहले किसे रखा हमने, आर्गन 18 को रख रखा है, आर्गन 18 को रख रखा है। यानी आर्गन 18 को पोटेशियम 19 से पहले रखा गया है। और जो उसमें था दोस्तों उसमें कैसे था, उसमें पोटेशियम 19 पहले था और आर्गन 18 बाद में था। अब दोस्तों समस्थानिकों का स्थान, यानी इसमें समस्थानिकों का स्थान भी निश्चित कर दिया गया है। क्या, समस्थानिकों का स्थान। यानी इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया। आप सभी ने जाना कि जो तत्वों को परमाणु भार के स्थान पर रखकर हमने अपने तत्वों को परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा है। समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है। जो समस्थानिक होते हैं दोस्तों उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, अतः तत्वों को उनके एक ही स्थान दिया जाना उपयोगी सिद्ध हुआ। यानी दोस्तों जो समस्थानिक है उनको एक ही स्थान दिया जाना उपयोगी सिद्ध हुआ था। दोस्तों जो इस सारणी में तत्वों को हम सभी जानते हैं परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। समस्थानिकों के आप सभी जानते हैं कि समस्थानिकों के जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो समान होते हैं, अतः तत्वों को उनके एक ही स्थान जाना सिद्ध हुआ था। अब यानी हम बात करते हैं जो इसका चौथा है कि दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान। यानी इस सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों को उनके गुणों की में समानता के आधार पर अलग से 2 श्रेणियों के रूप में रखा जाना ही उपयोगी सिद्ध हुआ था। ये जो दोस्तों दुर्लभ मृदा तत्व है उनका स्थान, यानी इस सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों को उनके गुणों में समानता के आधार पर उनके गुणों में समानता के आधार पर अलग से 2 श्रेणियों के रूप में स्थान दिया जाना उपयोगी सिद्ध हुआ था। इन जो दुर्लभ तत्व हैं उन्हें अलग से 2 श्रेणियों में, उन्हें कहाँ से अलग से 2 श्रेणियों में के रूप में स्थान दिया जाना उपयोगी सिद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था, जो हमारा बड़ा क्वेश्चन था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। दोस्तों अब हम चलते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है हम उसकी बात करते हैं, जो हमारा अगला विस्तृत क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों विस्तृत क्वेश्चन होगा, यानी वो पूछे कि मनुष्य के पाचन तंत्र, यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है ये, मनुष्य के पाचन तंत्र या आहार नाल का वर्णन कीजिए। मनुष्य के पाचन तंत्र या आहार नाल का वर्णन करो। तो दोस्तों मनुष्य का पाचन तंत्र या आहार नाल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दोस्तों, आप सभी को उसका जो चित्र है हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों मैं उसका चित्र तो नहीं बना सकता यहाँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों उसका चित्र आपको हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों आप सभी यानी अच्छी तरीके से देख ले कि मनुष्य के आहार नाल क्या है, मुख और मुख गुहिका कहाँ है, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार, दोस्तों वो सभी आपको उसमें दिख रहे होंगे। तो दोस्तों आप पहले चित्र को आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए।
दोस्तों अब आपने चित्र को पढ़ लिया होगा, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, यानी ये वाला क्वेश्चन। मनुष्य के पाचन तंत्र आहार नाल का वर्णन करो। तो भोज्य पदार्थ को आहार नाल में पाचन दो प्रकार से होता है, भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन। यानी दोस्तों जो हमारा जो भोजन है ना, उसका भोज्य पदार्थ का आहार नाल में पाचन दो प्रकार से होता है। जो दोस्तों भोजन का प्रकार आहार नाल में दो प्रकार से होता है, एक तो भौतिक पाचन होता है और दोस्तों दूसरा रासायनिक पाचन होता है। तो मनुष्य की आहार नाल, सबसे पहले हम आहार नाल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मनुष्य की आहार नाल मुख गुहिका से लेकर गुदा द्वार तक फैली यानी 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जो अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। तो दोस्तों आप एक बार चित्र और देखिए, यानी मैंने इस चित्र लगा दिया है स्क्रीन पर। दोस्तों जो मनुष्य की जो आहार नाल होती है वो यानी हमारे मुंह से लेकर दोस्तों आप यानी गुदा द्वार तक होता है, जहाँ से हम मल बाहर निकालते हैं दोस्तों, वहाँ से यानी मुंह से लेकर गुदा द्वार तक होती है, जो 8 से 10 मीटर की होती है। यानी मनुष्य की आहार नाल मुख गुह से लेकर गुदा तक फैली होती है, जो 8 से 10 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। अब दोस्तों मैं चलता हूँ अगली हेडिंग पर, मुख व मुख्य गुहिका। मुख में जीव स्थित होती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे मुंह में क्या होता है दोस्तों, हमारे मुंह में जीव स्थित होती है। मनुष्य के दोनों जबड़ों पर गत दंती, विषम दंती तथा दीवार दंती प्रकार के दांत होते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे दांत पर, जिन्हें हम कृंतक, रदनाक, चवरनाक दांत कहते हैं दोस्तों, वो स्थित होते हैं। मुख में लार यानी मुख गुहिका में लार ग्रंथियां नलिकाओं के द्वारा खुलती है। जो मुख गुहिका है उसमें लार ग्रंथियां नलिकाओं के द्वारा खुलती है। दोस्तों अब हम अगला है कि ग्रेसनी, यानी ग्रेसनी है मुख ग्रास ग्रहिका का पश्च छोटा भाग होता है। जो ग्रेसनी होता है दोस्तों मुख गुहिका का यानी अंतिम भाग होता है। ग्रेसनी छोटी द्वार या ग्लाक्टिक्स द्वारा श्वास नली और निगल द्वारा ग्रास नली में खुलती है। जो ग्रेसनी होती है दोस्तों यह मुख ग्रासन गुहा का पश्चात यानी छोटा भाग होता है। ग्रेसनी घाटी द्वारा या गोल्टिक्स द्वारा श्वास नली और निगल द्वारा ग्रास नाल में खुलती है। दोस्तों क्या ग्रेसनी उसमें खुलती है। दोस्तों अब हम चलते हैं इसके अगले पेज पर। अब दोस्तों ग्रास नली की बात करते हैं। यह पतली तथा लंबी नलिका होती है। दोस्तों जो ग्रास नली होती है यानी यह पतली तथा लंबी नलिका होती है। ग्रास नली कैसे होता है दोस्तों, यह पतली और लंबी नलिका होती है जिसमें अनुलंब पेशीय वलय पाए जाते हैं। आमाशय, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यानी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। दोस्तों अब अगली हेडिंग है आमाशय, यानी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है आमाशय तथा ग्रास नाल के बीच जठरगामी अवरोधनी या कॉर्डिक अवरोधनी होती है। यानी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा, यानी पूछेगा कि क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर की, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है। तो दोस्तों आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आमाशय तथा ग्रास नाल के बीच जठरगामी अवरोधनी या कॉर्डिक अवरोधनी होती है। छोटी आंत, यह आहार नाल का सकरा तथा लंबा भाग होता है। यह लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं। दोस्तों छोटी आंत के बारे में ध्यान रखना, यह आहार नाल का सकरा तथा लंबा भाग होता है। यह लगभग 6.5 मीटर का लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं। यानी किसके, छोटी आंत के दोस्तों ये 6.5 मीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होंगे, ग्रहणी, मध्यांतर और दोस्तों इलियम। ग्रहणी, मध्यांतर और इलियम, इसके 3 भाग होते हैं। अब बड़ी आंत की बात करते हैं दोस्तों। अगला है कि बड़ी आंत, यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, सीकम कोलन मलाशय, यानी इसके भी 3 भाग होते हैं। यानी आहार नाल का सबसे अंतिम भाग कौन सा दोस्तों, बड़ी आंत होती है। इसके भी 3 भाग होते हैं, सीकम कोलन और मलाशय। तो दोस्तों हमने 3 क्वेश्चन करे थे बड़े वाले दोस्तों, उसमें हमारे 2 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन यानी तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वन विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। प्रिज्म द्वारा, यानी वन विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। प्रिज्म द्वारा सफेद का मतलब श्वेत प्रकाश के वन विक्षेपण का कारण समझिए। किस रंग का प्रकाश का विश्लेषण सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों वन विक्षेपण, सबसे पहले दोस्तों वन विक्षेपण समझते हैं। वन विक्षेपण क्या है। तो दोस्तों श्वेत प्रकाश किरण को अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना ही प्रकाश का वन विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना ही प्रकाश का वन विक्षेपण कहलाता है। यानी
श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना ही प्रकाश का वन विक्षेपण कहलाता है। दोस्तों जो श्वेत प्रकाश होता है, जब यह रंगों में यानी अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है तो इसे ही वन विक्षेपण कहते हैं। यानी दोस्तों अब समझिए, नहीं मैंने एक प्रिज्म बनाया है और प्रिज्म से मैंने ऐसे प्रकाश निकाला, तो दोस्तों इसमें से एक प्रकाश की एक यानी सीधी ना जाकर वो मुड़ गई, और दोस्तों और बाकी जाकर हमने किसी पर्दे पर गिरी, तो दोस्तों वे 7 रंगों में विभाजित होगी, जिसमें लाल, नारंगी, पीला, ग्रीन यानी हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी रंग में बट गई, और जिसे हम स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आइए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वन विक्षेपण, यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। जब सूर्य की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों अभी यहाँ मैंने कराया ना, यानी दोस्तों जैसे ही हमने प्रकाश की किरण इस प्रिज्म से गुजारी, तो दोस्तों वो यानी ऐसे ना निकल कर दोस्तों जो किरण है दोस्तों वो अपने मार्ग से विचलित होकर यानी उसके आधार की ओर झुकी, और जो हमने इन रंगों को जो पर्दे पर डाला तो 7 रंगों में विभाजित हो गया, यानी विभिन्न रंगों यानी झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो इन रंगों के जो समूह को कहेंगे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका एक भाग यानी इसका एक सिरा लाल तथा दूसरा सिरा बैंगनी होता है, यानी इसका एक सिरा लाल और दूसरा सिरा बैंगनी होता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला रेड है और जो सबसे अंतिम वाला है दोस्तों वो बैंगनी होता है, एक सिरा बैंगनी होता है। तो दोस्तों बैंगनी होता है। सामान्यतः हमारी आँख को ये 7 रंग समूह के रूप में दिखाई पड़ते हैं, यानी दोस्तों सामान्यतः हमारी आँख को ये 7 रंग समूह के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये रंग बैंगनी हो सकते, बैंगनी है यानी हम नीचे से शुरू करें, जिसे बैंगनी को वॉयलेट बोलते हैं। बैंगनी के बाद में दोस्तों जामुनी है, जामुनी के बाद में नीला है जिसे ब्लू बोलते हैं, हरा है जिसे ग्रीन बोलते हैं, पीला है जिसे वॉयलेट बोलते हैं, नारंगी है जिसे ऑरेंज बोलते हैं, और लाल है जिसे रेड बोलते हैं। तो दोस्तों जब हम इन सभी को मिलाएंगे तो दोस्तों वी का मतलब बैंगनी, आई का मतलब जामुनी, बी का मतलब ब्लू, आर का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, और रेड का मतलब लाल। तो दोस्तों ये एक इस तरह से विभाजित हो जाए जिसे हम विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम विबग्योर कहते हैं। लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम तथा बैंगनी रंग की प्रकाश की किरण में विचलन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, लाल रंग की प्रकाश की किरण में सबसे कम, लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम होगा, जो सबसे ऊपर है उसमें सबसे कम, और तथा बैंगनी रंग की प्रकाश की किरण में सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों मैं एक बार आगे देख लूँ ये क्वेश्चन नहीं। तो दोस्तों ये जो मॉडल टेस्ट था मैंने आपको करा दिया है, यानी उससे एक बार और देख लीजिए। यानी टोटल क्वेश्चन होंगे 31, जिसमें 20 बहुविकल्पी हैं, 8 लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 20, 8, 28 और 3, 31। दोस्तों मैंने आपको 31 के 31 क्वेश्चन करा दिए हैं। 31 के 31 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन इसमें मेरे से गलत टाइप हो गया, मैं आपको उसे दिखा देता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर 8 है कि पित्तरस का स्त्रावन कहाँ से होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो पित्तरस का स्त्रावन है दोस्तों वो जल्दी से यानी अग्नाशय से क्लिक होकर, लेकिन दोस्तों पित्तरस का स्त्रावन यकृत से होता है। पित्तरस का स्त्रावन यकृत से होता है। दोस्तों अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो मैंने अभी इसमें भी दिखा दूँ आपको। यानी पित्तरस भोजन के पाचन में किस प्रकार कार्य करता है? यकृत द्वारा स्थापित क्षारीय पाचक रस पित्तरस कहलाता है। यानी दोस्तों जो यकृत से निकलता है उसे पित्तरस कहते हैं, यानी यकृत द्वारा स्रावित रस पित्तरस कहलाता है। ये ना यकृत द्वारा स्थापित क्षारीय पाचक रस पित्तरस कहलाता है। तो दोस्तों पित्तरस मैंने बता दिया आपको। तो दोस्तों ये थी मेरी साइंस के मॉडल को लेकर वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मॉडल टेस्ट आपकी परीक्षा में कितना यानी साबित हो सकता है और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।